अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। हम एमडी कैट बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर चुके हुए हैं और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 के जो हमारा एमडी कैट बायोलॉजी का सिलेबस है उसके नेक्स्ट कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है तमाम लोग जो है वो अच्छी तरह ये लोग करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं जी नमाज़ ब्रेक जो है वो चाहिए होगी, तो मैं इंशाल्लाह आज ही ये नमाज़ ब्रेक की कोई सूरत हाल निकाल लेता हूँ। तो नमाज़ वैसे आप लोग अगर पहले से वज़ू करके रखें तो आजकल की जो जनरेशन है 5 मिनट में पढ़ लेती है, और आज जो है वो आप लोग 2:40 पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि नमाज का टाइम होता है, तो कज़ा नहीं होगी, आप बेफ़िक्र रहें। लेकिन अब जो है कल के लिए हो सकता है मैं रिक्वेस्ट करवा के कुछ 5-10 मिनट की ब्रेक जो है वो रखवा दूं ताकि आप लोग नमाज इजीली पढ़ सकें। तो कल से ब्रेक रखवा दी जाएगी, उम्मीद है। अब देखते हैं मैनेजमेंट आगे से क्या कहेगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नमाज ब्रेक करवा दी जाएगी। लेकिन अब तो जो है आज ही अनाउंस नहीं किया गया था कि नमाज ब्रेक होगी, तो आज आप लोग जो है वो इसी तरह ही लेक्चर लेंगे। इस लेक्चर के बाद भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कल के कुछ MCQs हैं वो डिस्कस मैं कर लेता हूँ। बच्चों ने जो है खामखाई मैसेजेस और कमेंट्स के अंदर तंग किए रखा, तो उन MCQs में जो है वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंसेस नहीं थी। एक मुकीद स्टूडेंट था, वो खामखा जो है वो कमेंट्स कर रहा था, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सेल मेम्ब्रेन के बारे में MCQs जो हैं वो शो हुए, और आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि आप लोगों की स्क्रीन पर MCQ शो हुए हैं या नहीं हुए। जल्दी से बता दें ताकि जो है वो आपके पास जो पहला MCQ था वो मेरे पास भी है। यहाँ पे मैं जो है वो आपको हल्का पुल्का गाइड कर देता हूँ। सबसे पहला जो MCQ था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको मैं ये सेल दिखाऊँ तो इस सेल के ऊपर इस तरह से मैंने आपको कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज हुए होते हैं। इन लिपिड्स के ऊपर जो है वो अगर कार्बोहाइड्रेट आके अटैच होता है तो ये ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, और अगर ये जो प्रोटीन है बीच में एम्बेड हुई हुई है इसके साथ अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आके अटैच होता है तो ये बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स के होते हैं। तो ये बात आप लोग जो है वो याद रख लें। उसके बाद सेकंड है फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो कॉमन सेंस है, सेल लाइसिस जो है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं करती है। उसके बाद अच्छा जी सर, आप इन क्वेश्चन की भी दे दिया करें। जनाब की मैंने अपलोड की थी, आप लोग ध्यान से देखें कि नीचे शो हो रही है। कल भी वर्कशीट पे की शो हुई थी। आप लोग लगता है जो है बहुत बड़े जो है वो लेजेंड्स हैं, सो आप लोग नहीं देखते हैं कि साथ ही मैंने अपलोड कर दी थी। थर्ड MCQ, अपहिल मूवमेंट इज़ रेफर टू। अपहिल मूवमेंट जो है वो रेफ़र होती है ए एंड बी क्योंकि उसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है और अपहिल मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है। ओके सर, 1 क्वेश्चन प्लीज़। जी कौन सा क्वेश्चन आपका, जल्दी से करें। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही वो बताया करें ना, इस तरह के कमेंट्स ना किया करें जिसमें हमें ना समझ आए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। इन वेजिनेशंस आर यूज़ फॉर फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। तो इन्वेजिनेशन जो है वो एक्जोसाइटोसिस में यूज़ नहीं होती, मैंने कल आपको बता दिया था। आपको अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आप अपनी वर्कशीट को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं जो मैंने कल रात को अपलोड की थी। उसके बाद 5वां MCQ है, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय। तो आंसर है कैरियर प्रोटीन। कल जो मैंने कैरियर प्रोटीन पढ़ाई थी वो अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, वो क्लियर नहीं हो रही तो आप कल वाली वर्कशीट डाउनलोड कर लेना। इतने तो आप लोग समझदार हैं कि नहीं है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेस डिफ़िकल्टी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है आइंस। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है प्रोटीन। अब इस पर कुछ बच्चों ने जो है वो खामखा कमेंट्स किए हुए थे, लिपिड होते हैं। भाई लिपिड आपको दिखने में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रोटीन हैवी हैं, इसलिए प्रोटीन की परसेंटेज भारी हो जाती है। ओके, उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसकी एग्जाम्पल प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस है, क्योंकि उसमें जो पानी निकलता है सेल से और पानी एंटर होता है वो ऑस्मोसिस से होता है। सो ऑस्मोसिस जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है। उसके बाद 9th MCQ था, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन इज़ हाइड्रोफिलिक। तो सरफेस जो है ये बाहर वाली और अंदर वाली दोनों फॉस्फोलिपिड के हेड को शो कर रही है, तो दोनों हाइड्रोफिलिक हैं। अच्छा, ये क्लियर क्यों नहीं है पिक्चर,
इसको जो है ना वो स्लाइड फॉर्म में अगर आप करवा दें तो फिर शायद बच्चों को ओपन हो जाए। जिन बच्चों की जो वीडियो की क्वालिटी है वो कम है उनको क्लियर नहीं है, बाकी सबको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो अपनी वीडियो की क्वालिटी क्लियर कर लें। यहाँ पे इमेज बिल्कुल क्लियर शो हो रही है। तो 9th MCQ उसका आंसर बहुत है। आउटर साइड से भी ये हेड है मेम्ब्रेन में और ये फॉस्फोलिपिड का हेड है। जो फॉस्फोलिपिड का हेड है वही मेम्ब्रेन की सरफेस बना रहा है। अंदर वाली सरफेस भी फॉस्फोलिपिड के हेड की बनी हुई है। सो दोनों हाइड्रोफिलिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अच्छा, जो वर्कशीट नंबर 1 में गोल्जी अपरेटस वाला MCQ था, मैंने वहाँ पे कमेंट में लिख दिया था कि उसका आंसर जो है वो यही है कि वो एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होते हैं। गोल्जी अपरेटस दोनों में होते हैं। सो उसकी की के अंदर आंसर गलत अपलोड हो गया था, लेकिन वो मैंने वहाँ पे MCQs का जो ऑप्शन है ठीक वो कमेंट कर दिया था। आप लोग जो है वहाँ से देख सकते थे। ठीक है जी। जिनकी वीडियो क्लियर नहीं है वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, फिर क्लियर हो जाएगी, या उसको जूम कर लें। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्टिव कैसे है? ये बुक की लाइन है आपकी, सेकेंड ईयर की बुक में लिखा हुआ है कि जो लूप ऑफ हेनले होती है नेफ्रॉन, उसमें रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। ओके, और 9th को मैंने कितनी मरतबा एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखें, ये आउटर साइड भी फॉस्फोलिपिड के हेड हैं और इनर साइड पर भी फॉस्फोलिपिड के हेड हैं। दोनों हेड्स जो हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं। सो बोथ साइड्स आर हाइड्रोफिलिक। अब जो ऑप्शंस मैं बता देता हूँ इस पे आप लोग खामखा अपनी कमेंटिंग ना किया करें, नहीं मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। आपको अपने मुताबिक लग रहा है। हमने जो है वो पूरी चीज़ रिसर्च करके आपको बताई होती है। 5वें की रीज़न बता दें जी। 5वें की रीज़न यही है, कैरियर पर जो प्रोटीन्स हैं वही फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स को डिफ्यूजन में थोड़ा सा मसला आता है। सारे मैंने बता दिए, सारा कुछ बता दिया। आप लोग दोबारा से जो है वो लेक्चर सुन लें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये वर्कशीट आपके सामने अपलोड की गई है इसको जो है वो गायब कर दिया जाए। सारे MCQs मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, 5वां भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आप लोग दोबारा से वीडियो देख लें स्टार्ट से। इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ को 10-10 बार अपलोड करें। आप लोग मिनट नंबर 1 से लाइव हुआ करें ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। MCQ नंबर 8 की बाकी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दें। बाकी ऑप्शन कौन सी हैं जी MCQ नंबर 8 में? इतनी आसान चीज़ है यार ये तो। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी एनर्जी लगती है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एक लिहाज से। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। तो बाकी तीनों जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होती हैं। A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन। MCQ नंबर 8 में A, B और C तीनों में जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है इसका मैंने कल बता दिया था, इसमें एनर्जी लगती है। सो ये किसी सूरत पैसिव नहीं हो सकता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये भी पैसिव नहीं हो सकती। और उसके बाद नंबर 3 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो वाटर रीअब्जॉर्ब होता है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। सो जो चीज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है वो कभी भी पैसिव से नहीं होगी। सो A, B और C में एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप्लाई होती है। ये जिनकी वीडियो क्लियर नहीं आई, दानियाल साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जिनकी वीडियो क्लियर नहीं आई मेहरबानी करके नेट कनेक्शन अच्छा लगाएं। इनकी क्लास को तो ब्लेम ना करें, बिल्कुल ऐसी बात है। अपना नेट कनेक्शन आप चेक करवाएं, इंटरनेट जो है वो अपना अच्छा सा लगवाएं। जो है यहाँ पे हर चीज़ HD में आपकी तरफ जा रही है। 80 बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 15-20 बच्चे जो है वो पुअर इंटरनेट की वजह से कर रहे होते हैं कंप्लेन। तो अपने इंटरनेट को जो है वो आप चेक करें और गूगल क्रोम यूज़ किया करें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम से। राइबोसोम के बारे में कुछ आसान सी बातें हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड। MCQ है सबसे पहले। हाँ जी, आप बताएं। राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड। मैं इसकी ऑप्शन नहीं आपको दे रहा, आप खुद बताएंगे इसका आंसर क्या होगा जी। जल्दी से, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है
कि वीडियो सबकी बिल्कुल क्लियर है, वो कुछ बच्चे हैं जिनका इंटरनेट प्रॉब्लम है, सो उनकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, तो बताएं बच्चों, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड। इसके बाद हम देखेंगे जो राइबोसोम की कंपोजिशन है वो क्या है। इसी कंपोजिशन की बेस पर ही आपने इनका नाम रखना है। तो क्या नाम है जी इनका? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, नो, बिल्कुल नहीं। वर्कशीट कहाँ पे मिलेगी? लो जी, अब ये तो वही बात हुई ना कि पूरी फिल्म देख के पूछ रहे हैं हीरो कौन है। वर्कशीट मेरी तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन पे आपको मिल जाएगी। राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड, नो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इसी बेस पे हम कहेंगे कि राइबोसोम में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लियो का मतलब आरएनए, और दूसरी चीज़ प्रोटीन होती है। जो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया वगैरह में, उनमें ये अनइक्वल होते हैं, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर आरएनए 50% और प्रोटीन भी 50% होती है। सो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के तौर पर याद कर लेने हैं। ओके, कंपोजिशन के बाद हम देखते हैं कि राइबोसोम का साइज क्या होता है। इसका साइज प्रोकैरियोटिक्स जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें इनका साइज 70S होता है, और 70S में भी बड़ा जो सब यूनिट होता है वो 50S का होता है, और छोटा सब यूनिट 30S का होता है। मैं एस बताता हूँ अभी क्या होता है। यूकैरियोटिक ये है जी प्रोकैरियोटिक, ये कौन है जी? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज। यूकैरियोटिक राइबोसोम का टोटल साइज 80S है, और इनमें बड़ा जो सब यूनिट है वो 60S का होता है, और छोटा सब यूनिट 40S का होता है। बना के चेक करते हैं। ये एक बड़ा यूनिट है राइबोसोम का, ये यूकैरियोटिक की बात थी, और ये इसके साथ एक छोटा सब यूनिट जो है वो लगा हुआ है, लार्जर सब यूनिट, और ये कौन सा है जी? स्मॉलर सब यूनिट। अब हम साइज़ कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से देखें। हम इनकी करवाते हैं जी सेंट्रीफ्यूगेशन, जो मैंने आपको उस दिन भी करवा के शो करवाई थी। सेल्फ फ्रैक्शनेशन का भी सेकंड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन है। हम जब इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं सेडिमेंट्स की, कि कितने वैल्यू पे जाके ये जो सब यूनिट्स हैं ये सेडिमेंट होंगे। सेडिमेंट मीन सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन का मतलब है बैठ जाएंगे। हमने कहा था ना, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, जिनकी डेंसिटी हल्की होती है वो थोड़े ऊपर आ जाते हैं, जिनकी डेंसिटी सबसे कम होती है वो सबसे ऊपर होते हैं। सो ये वैल्यूज़ आ गई। सपोज करें सबसे नीचे वैल्यू 100S है, उसके ऊपर 80S है, उसके ऊपर 70S है, 50S है। तो ये वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यू S में मेजर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि S इस सेडिमेंटेशन का यूनिट है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मीन किस मॉलिक्यूल के बैठने का रेट कितना है, नीचे जाने का रेट कितना, उसको कहते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। और इसका यूनिट जो यूज़ होता है वो होता है स्वेडबर्ग। ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये फर्स्ट टाइम चीज़ बताई, उसने अपने नाम पे यूनिट रख दिया। जिस तरह लेंथ का यूनिट क्या है जी? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है जी? सेकेंड। इसी तरह चीज़ों के सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान नीचे बैठने का जो रेट होता है, जो उनका नीचे बैठने की जो उनकी सलाहियत होती है, उसको रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कहते हैं, और इसका यूनिट क्या है? स्वेडबर्ग। ये साइंसदान का नाम था। सो जो जितना नीचे बैठता है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, वो उतना लार्जर होता है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये 70 की वैल्यू पे जाके बैठ जाता है। इसका बड़ा सब यूनिट 50 पे जाके बैठता है, इसका छोटा सब यूनिट 30 पे जाकर बैठता है, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो वो 70 पे जाके बैठेगा। इस तरह यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो बड़ा सब यूनिट है वो सेंट्रीफ्यूज के दौरान 60 पे जाकर बैठता है जी, इधर 60 पे। छोटा सब यूनिट जो है वो 40 पे जाकर बैठता है, और जब हम दोनों को कंबाइन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो दोनों मिलकर 80S पे जाकर बैठते हैं। तो हमने इनको ऐड उड नहीं किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं जी? ऐड कर देते हैं, 60 + 40 तो 100 हो गया। 100 नहीं है, ऐड नहीं करना, इनको घुमा के चेक करना है कि किसमें? सेंट्रीफ्यूज में। जब घुमाएंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्पिन। स्पिन में उनकी सेडिमेंटेशन होगी, सेटल डाउन हो जाएंगे वो, और जिस वैल्यू पे सेटल डाउन होंगे वो वैल्यू उनकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को जाहिर करेगी।
और वो वही वैल्यू यहाँ पे उनका साइज बता रही है, क्योंकि हमने कहा था सेंट्रीफ्यूज में जिसका साइज बड़ा है वो उतना नीचे बैठेगा, कहा था कि नहीं? हमने कहा न्यूक्लियस सबसे नीचे क्यों गया, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, तो बड़ा सब यूनिट नीचे बैठेगा और छोटा सब यूनिट ऊपर आ जाएगा। इससे क्या जाहिर हुआ? इनका साइज। सो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर। ठीक है, तो कंपोजिशन मैंने आपको बता दी, 50% आरएनए और 50% प्रोटीन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये करते क्या हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? फंक्शन बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह से सेल के अंदर बनकर बाहर निकलते हैं। ये सेल के अंदर मौजूद है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस के अंदर ना आपको पता है एक डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। राइबोसोम यहाँ बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। ये राइबोसोम बन गए, इसके जरिए बन गए। अब ये राइबोसोम इस न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आ जाएंगे। ये आगे जी बाहर आ गए। इनको मैंने बड़ा करके अगर शो किया, ये बाहर आ गए जी। एक राइबोसोम को बड़ा करके शो करते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम कहाँ बनकर आए? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस के जरिए। सो एमसीक्यू नंबर 2 आज का होगा, जिसका आंसर आपने देना है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज, तो मैं पूरी लाइन नहीं आपके सामने लिख रहा, सिर्फ स्टेटमेंट छोटी सी लिख दिया। तो आंसर बताएं आप इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन है। ओके, कंपोजिशन इज नॉट सेम फॉर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये कंपोजिशन सिर्फ यूकैरियोट्स की है। प्रोकैरियोट्स में जो है वो ये अनइक्वल होते हैं, इक्वल अमाउंट में नहीं होते। हाँ जी, तो राइबोसोम की फैक्ट्री कौन होगी? न्यूक्लियोलस। आंसर क्या हुआ? वेरी गुड, ठीक कमेंट कर रहे हैं आप लोग, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में बनने के बाद ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर अब ये खुद क्या करेंगे? इनका अपना काम है जी प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना। तो ये प्रोटीन कैसे बनाएंगे? प्रोटीन बनाने के लिए अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके एचडी में आपको दिखाने लगा हूँ। न्यूक्लियोलस से बनने के बाद जब ये बाहर आएंगे, सपोज करें न्यूक्लियोलस से बनने के बाद ये बाहर आ गए। अब जो है ना, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ और ये राइबोसोम पड़ा हुआ है। ये प्रोटीन बनाने लगे, लेकिन ये प्रोटीन तब बनाते हैं जब न्यूक्लियस से मैसेज आता है। और मैसेज आपको पता ना डीएनए आरएनए में कन्वर्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। फिर ये आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर बाहर आएगा और यहाँ आके अटैच हो जाएगा। इसको कहते हैं जी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो कोड मेंशन है, इस कोड को रीड करके राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। ये प्रोटीन की चेन बन गई, इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन या इसको हम प्रोटीन कहेंगे। ये प्रोटीन की चेन आपके पास तैयार हो गई। किसने बनाई? राइबोसोम ने। कैसे बनाई? जब मैसेंजर आरएनए से इंस्ट्रक्शन आई। सम टाइम प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है, सम टाइम प्रोटीन क्या होती है? ज़्यादा चाहिए होती है। फिर क्या होता है? भी एक मैसेंजर आरएनए के साथ एक नहीं बल्कि कई राइबोसोम्स आकर अटैच होते हैं। एक नहीं बल्कि कई राइबोसोम आकर अटैच होते हैं। एक तरफ से वो आकर अटैच हो रहे होते हैं और इस मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ कर प्रोटीन तैयार करते जाते हैं, प्रोटीन तैयार करते जाते हैं। इसका मतलब एक ही मैसेंजर आरएनए से रीड करके कई प्रोटीन्स जो हैं वो बना ली जाती हैं। इस तरह जब एक मैसेंजर आरएनए पे बार बार राइबोसोम आकर लग रहे हैं और प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? पॉलीसोम। कि एक आरएनए है और राइबोसोम बहुत ज़्यादा है। एक और बात नोट कर लें यहाँ पे, राइबोसोम हमेशा अलग अलग होते हैं, उनके सब यूनिट इकट्ठे नहीं होते, उनके सब यूनिट अलग अलग होते हैं। जब उन्होंने प्रोटीन बनानी होती है ट्रांसलेशन के ज़रिए, सिर्फ उस वक़्त वो मैसेंजर आरएनए के पास आकर क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अदरवाइज जो राइबोसोम होते हैं उनके सब यूनिट सेपरेट पड़े होते हैं। लार्जर अलग पड़ा हुआ था, स्मॉलर अलग। अब ये मैसेंजर आरएनए था, अल्लाह भला करे आपका। जैसे ही राइबोसोम ने मैसेंजर आरएनए को देखा, लार्जर यहाँ से भागता हुआ आया, स्मॉलर यहाँ से भागता हुआ, दोनों मिल गए, इसको रीड करके प्रोटीन बनाने लगे। जब प्रोटीन बन गई फिर अलग होके भाग गए।
फिर अलग हो के भागे। तो एक ही आरएनए है, पीछे से राइबोसोम आते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्रोटीन बनती चली जा रही है। तो पॉलीसोम बनने का फायदा क्या हुआ, हमें प्रोटीन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगी। अगर एक राइबोसोम एक आरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाता है तो थोड़ी सी प्रोटीन मिलती है। इतने ज़्यादा राइबोसोम आए जा रहे हैं और उसी आरएनए के ऊपर अलग अलग आरएनए नहीं है, हम वेट थोड़ी करेंगे और आरएनए बनकर आए फिर अगला राइबोसोम आएगा, नहीं, एक ही आरएनए के ऊपर सबने हमला कर दिया। सो जब आरएनए एक हो और राइबोसोम बहुत सारे हों तो उसको, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जी पॉलीसोम। ओके हो गया। तो पॉलीसोम जो है वो इस तरह से बनेगा जो मैंने आपको बता दिया, और इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू है कि जो राइबोसोम है वो आरएनए के साथ कौन से सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं, लार्जर सब यूनिट के ज़रिए या स्मॉलर सब यूनिट के ज़रिए। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास आंसर है, जो क्वेश्चन है कि आरएनए के साथ ये दोनों आगे जुड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में आरएनए के साथ कौन अटैच हो रहा है, लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर सब यूनिट। इसको पॉली राइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। पॉलीसोम को पॉली राइबोसोम भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि कई राइबोसोम एक ही आरएनए को ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। आरएनए एक है और ट्रांसलेशन करने वाले राइबोसोम बहुत ज़्यादा हैं। तो आंसर होगा वेरी गुड, स्मॉलर सब यूनिट। ये बुक की लाइन है, बुक की लाइन है कि आरएनए के साथ जो राइबोसोम अटैच होता है वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ। सो बुक की लाइन आपने लाजमी पढ़नी है। जब भी आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो उससे पहले बुक के टॉपिक को अच्छी तरह रीड कर लेंगे। ओके, तो एक तरफ से राइबोसोम आते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, दूसरी तरफ से निकल कर अलग होते जाएंगे। एक तरफ से आते जाएंगे, इसको रीड करते जाएंगे, प्रोटीन बनाते जाएंगे, दूसरी तरफ से निकलते चले जाएंगे। स्मॉलर सब यूनिट, बोथ आंसर नहीं है, स्मॉलर, नोट कर लें, ये बुक की लाइन है। यहां तक जो है वो आपका राइबोसोम कंप्लीट हो गया। राइबोसोम के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेल के अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। मेम्ब्रेनस का मतलब क्या है जी, ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के साथ ही मेम्ब्रेन्स जुड़ी हुई होती हैं, ये मेम्ब्रेन्स हैं। ये क्या हैं जी, ये मेम्ब्रेन्स हैं। इन मेम्ब्रेन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देंगे और हर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी का नाम देंगे। तो ये क्या है जी, सिस्टर्नी। ये जो मेम्ब्रेन्स आपको मैंने बना के दिखाई ये सिस्टर्नी है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। मीन उसी की मेम्ब्रेन से ये जो है वो डेराइव होती हैं और ये सेल मेम्ब्रेन तक जो है ना वो पहुंची हुई होती है। सो ये पूरी सिस्टर्नी का एक नेटवर्क है। इसमें जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है, ध्यान से देखें। इस मेम्ब्रेन ने जो कुछ साइटोप्लाज्म में है उसको जो कुछ इस मेम्ब्रेन के अंदर है उससे अलग कर लिया। सो सिस्टर्नी किस लिए इस्तेमाल होती है, सेपरेशन के लिए। ओके हो गया। पॉलीसोम का बेनिफिट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक आरएनए को कई राइबोसोम्स आकर ट्रांसलेट करेंगे तो प्रोटीन ज़्यादा बनेगी, प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। तो सिस्टर्नी क्या करती है, जो कुछ साइटोप्लाज्म में है इसको जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला मटेरियल है उससे अलग करती है। उससे क्या करती है जी, अलग करती है। ठीक है। अब जो है इसमें आप लोगों को दो फॉर्म्स मिलती हैं, दो फॉर्म्स मिलती हैं। इनमें से जो पहली फॉर्म है उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरी फॉर्म का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब आपने ध्यान से एक चीज़ नोट करनी है। देखें, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए होंगे और उसकी सरफेस को रफ कर देंगे, उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दे आर विद राइबोसोम्स। इन मेम्ब्रेन्स के ना सरफेस के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए हैं और इसको बना देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक। जिनके ऊपर नहीं लगे हुए, फॉर एग्जांपल ये है जिसके ऊपर नहीं लगे हुए,
ये मेम्ब्रेन स्मूथ हैं, इनको हम कहेंगे विदाउट राइबोसोम्स, विदाउट राइबोसोम्स। इनकी सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ। अब जो है इनके फंक्शन नोट कर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है जी, ये प्रोटीन को बनाता भी है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों जी? क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम लगे हैं और राइबोसोम प्रोटीन बना सकते हैं, और ये प्रोटीन को स्टोर भी करते हैं। जो प्रोटीन बन गई वो इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर भी हो जाएगी, और ये इस प्रोटीन को एक्सपोर्ट भी करेंगे। नोट कर लें, ओके। गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ जो सिस्टर्नी का इनका फंक्शन है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम गोल्जी पे नहीं गए हैं, तो आपको इस तरह के कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान किया करें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन नहीं बनाते बल्कि ये लिपिड बनाते हैं, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। आपकी बुक में लाइन है ना लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो लिपिड को बनाने के अंदर कौन इन्वॉल्व है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट कर लें, सबसे बड़ी तो आपके सामने ये जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई। रफ प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है और स्मूथ जो है वो लिपिड बनाने में इन्वॉल्व है। बैटरी का इशू तो नहीं है, चेक करें ज़रा। उसके बाद लिपिड को बनाने के अलावा इनके जो और फंक्शंस हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो आपने पढ़े हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। और लिपिड में भी मैं आपको बता दूं, लिपिड में भी दो तरह के लिपिड हैं जो ये बना सकते हैं। फॉस्फोलिपिड बना सकते हैं ये, और स्टीरॉयड भी बना सकते हैं ये। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दी, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बना सकते हैं और स्टीरॉयड बना सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करेंगे। याद है आप लोगों ने पढ़ा था कि नर्व इंपल्स जो है ना वो मसल सेल्स के अंदर जाती है, मसल फाइबर में। टी सिस्टम जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। टी सिस्टम के साथ जो है ना आपने देखा था वहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही था। तो इसलिए ये इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में, प्लस ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है वो सारा कुछ मैं भी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है, और वहाँ पे आपने देखा था कैल्शियम रिलीज हुए थे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मसल्स के अंदर कैल्शियम रिलीज हुए थे। वो कैल्शियम भी रेगुलेट कौन कर रहा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सारा काम कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप जो है वो इनके डिफरेंस को नोट कर लें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या काम कर रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या काम कर रहा है। ओके, लें जी, अब मैं आपको इनका फंक्शन बताने लगा हूँ। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये किस तरह से अपना फंक्शन प्ले करते हैं। इनका फंक्शन समझने के लिए यहाँ पे हम एक बड़ा सा सेल ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा सा सेल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये सेल का न्यूक्लियस हो गया ड्रॉ। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा जो है वो न्यूक्लियोलस पड़ा होता है, और इसके साथ यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पड़े हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है जी? सारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये भी क्या है जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल जो है ना वो यहाँ पे रफ बन जाते हैं। रफ कैसे बनते हैं ध्यान से सुने। जैसे ही न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है तो राइबोसोम इस पोर से निकल कर सीधा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके लग जाते हैं। ये राइबोसोम है जी, ये राइबोसोम है। राइबोसोम न्यूक्लियस में बनने के बाद बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर क्या करता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है। देखिए इसकी सरफेस के ऊपर
क्या लग गए, राइबोसोम लग गए। ये कैसे लगे, ये राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर बने, बाहर आ गए और बाहर आते ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके सरफेस पे अटैच हो गए। अब ये जो राइबोसोम्स है ना, ये बनाएंगे प्रोटीन। ये राइबोसोम क्या बनाएंगे, प्रोटीन। प्रोटीन जब बन जाएगी राइबोसोम्स के ऊपर, अब वो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर हो जाएगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैसे एंटर होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे स्मूथ हो, ये किस चीज के बने हुए, मेम्ब्रेन्स के। सिस्टर्नी का नाम क्या रखा मैंने, मेम्ब्रेन्स। और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको मैंने कल समझाया था, मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स होते हैं, चैनल्स। जब वो चैनल्स खुलते हैं तो प्रोटीन इन मेम्ब्रेन्स के अंदर चली जाती है। जी, मैकेनिकल स्पोर्ट का फंक्शन भी है, बुक में सारे लिखे हैं, आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, प्रोटीन बन गई, राइबोसोम ने बना दी। अब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होगी। ये थैली है ना, मेम्ब्रेन की बनी हुई है, थैली है, मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के अंदर कल बताया था ना चैनल होते हैं, उन चैनल्स के जरिए प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चली जाएगी। पहला काम क्या किया जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाई सरफेस पे, अंदर नहीं। प्रोटीन कहाँ बनी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर प्रोटीन बनी। और जब वो प्रोटीन बन गई, अब वो प्रोटीन अंदर चली जाएगी। अंदर चली जाएगी तो जाके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और बाद में वो एक्सपोर्ट भी करेगा। इसी तरह जो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस साइड पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस साइड पर है, ये वाला जिसमें आपको राइबोसोम नहीं लगे नजर आ रहे, इसके पास लिपिड बनाने वाले सारे एंजाइम है। इसके अंदर लिपिड बनेंगे, लिपिड्स जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये जो प्रोटीन इसमें स्टोर हो गई थी, फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर प्रोटीन स्टोर हो गई है, ये सारी प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगी, ये प्रोटीन इन मेम्ब्रेन के अंदर फ्लोट करती जाएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, ये इधर आ जाएगी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हुई, वो प्रोटीन मूव करती हुई कहां पर आ गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ गई। ये प्रोटीन पड़ी हुई है जो बनाई थी राइबोसोम ने। ओके, ये क्या है जी, ये प्रोटीन है, ये किसने बनाई थी, राइबोसोम ने, जो कहाँ थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब वो प्रोटीन मेम्ब्रेन में अंदर एंटर हुई और वहां से ये अब स्टोर हुई, स्टोर होने के बाद अब ये फ्लोट करती हुई कहाँ आ गई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब ये प्रोटीन, अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, मैं अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा, तो अब जो है आप लोग कमेंट्स करना बंद कर दें, मैं आपको जब टाइम दूंगा फिर आपने कमेंट करना है। तमाम लोग जो है ना वो कमेंट्स करना बंद कर दें फिलहाल। अब ये प्रोटीन यहाँ से ना ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में बाहर निकलेगी। ये प्रोटीन इस वेजिकल के अंदर है, इस वेजिकल का नाम है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ट्रांसपोर्ट वेजिकल ये कहाँ से बाहर आया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बड ऑफ हुआ, और ये जो बड ऑफ हुआ है, इस बड ऑफ होने के बाद इसको हमने नाम क्या दिया, ट्रांसपोर्ट वेजिकल। जो प्रोटीन बनी थी वो कहाँ पहुंच गई है, इस वेजिकल के अंदर पहुंच गई है। ओके, मैं अभी गोल्जी पे नहीं गया हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था गोल्जी की डिस्कशन ना करें, आप लोग फिर नहीं बाज आते हैं, पता नहीं किस चीज़ के बने हुए। गोल्जी की अभी डिस्कशन नहीं करें, गोल्जी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मैं उस वक्त आपको कंपैरिजन सारा कुछ बता दूंगा। इस वक्त प्रोटीन पे ध्यान दें, उसके पीछे आप लोग अपनी प्रोटीन के कॉन्सेप्ट को भी जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रोटीन बनी राइबोसोम पे, एंटर हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चैनल के ज़रिए जो मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए थे, क्योंकि सिस्टर्नी एक मेम्ब्रेन का नाम है। मेम्ब्रेन के चैनल से अंदर चली गई, अब वो यहाँ से होती हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेम्ब्रेन का एक बड बाहर निकला, इसको ब्लैब भी कह सकते हैं। ये बड जो बाहर निकला इसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसपोर्ट वेजिकल। अब आप बताएं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हुई कि नहीं हुई,
क्योंकि अब ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रही है इसके पीछे जो हाथ है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भी प्रोटीन बनाकर एक्सपोर्ट स्मूथ को जो है वो दे दी ना। अब स्मूथ ने उसको आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल इसके बाद गोल्जी पे जाएगा, गोल्जी। अब गोल्जी तक ये जब पहुंचेगा तो इसके साथ क्या सलूक होगा वो समझने के लिए हम गोल्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो गोल्जी को एक्सप्लेन करते हैं जी, गोल्जी अपरेटस को इधर एक्सप्लेन करते हैं। गोल्जी अपरेटस भी सिस्टर्नी का ही बना होता है, कोई फ़र्क नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी में और गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी में। क्यों फ़र्क नहीं है अभी आपको बताता हूँ। इसके अंदर भी जो थैलियाँ उनको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं, और ये थैलियाँ जो हैं वो किस तरह की होती हैं ज़रा ध्यान से आप लोग नोट कर लें। इसको भी समझने के लिए हम सेल दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब मैं न्यूक्लियस नहीं बना रहा, अब मैं आपके सामने डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन तैयार की, और ये जो है इस साइड पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं हुआ हुआ। प्रोटीन जो है इधर से एक्सपोर्ट होकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ गई थी। ये प्रोटीन जो यहाँ बनी थी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बड ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में बाहर निकला, जो बड ऑफ हुआ। अब ये गोल्जी पे जाएगा। गोल्जी किस तरह का होता है ध्यान से सुने। गोल्जी इस तरह का होता है, ये गोल्जी है, ये गोल्जी है जी। ध्यान से देखें, इनकी भी मेम्ब्रेन्स को सिस्टर्नी कहते हैं। अब ये सिस्टर्नी जो है ये वही वाली सिस्टर्नी है कि नहीं, उसका मैं आपको एक बहुत ही प्यारा जो है ना वो बताने लगा हूँ, आपके इंशाल्लाह काम आएगा। ये जो है ना गोल्जी है, इनका नाम क्या है जी, गोल्जी। ये भी सिस्टर्नी है। ये सिस्टर्नी क्यों है? क्योंकि यही वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आए, ये वेसिकल इसकी सरफेस पे आके फ्यूज़ हो जाते हैं और सिस्टर्नी बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब गोल्जी को बनाने वाले जो वेसिकल्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि गोल्जी अपरेटस इज फॉर्म्ड बाय वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम SER। SER से निकलने वाले वेसिकल गोल्जी बना रहे हैं। अब गोल्जी की दो फेसेस हैं, एक ये वाली फेस है, आउटर फेस है, इसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और एक ये इनर फेस है, इसको जो है वो मैच्योरिंग या मैच्योरेशन फेस कहते हैं। ये मैच्योरिंग फेस है। इसके और नाम भी हैं, फॉर्मिंग फेस को सिस फेस भी कहते हैं और मैच्योरिंग फेस को ट्रांस फेस भी कहते हैं। नया गोल्जी अपरेटस कैसे बनता है ध्यान से सुन लें। जो नया गोल्जी अपरेटस है, सिस्टर्नी है ना, तो इसका सिस्टर्नी इसी की सिस्टर्नी से आगे बन रहा है। कैसे बन रहा है? जो वेसिकल यहाँ से निकल कर आ रहे हैं वो इधर फ्यूज़ होकर सिस्टर्नी बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि किस फेस पर आके वेसिकल फ्यूज़ हो रहे हैं, तो जवाब है फॉर्मिंग फेस पर आके फ्यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो कहाँ से आया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब जो है एक आपके पास MCQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। कहाँ पे लिखें? हाँ वैसे बोल देता हूँ आपको, आप मुझे बताएं पाथवे ऑफ प्रोटीन, पाथवे ऑफ अ प्रोटीन इन एक्सपोर्ट। ये मैंने ना एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, किसी भी तरह से पूछी जा सकती है कि जो पाथवे है प्रोटीन के सेल से बाहर निकलने का, उसमें कौन कौन से जो है वो स्टेप्स यूज होते हैं। ठीक है,
अगर वेसिकल गोल्जी बना रहे हैं तो गोल्जी की सरफेस जी जब वो आगे यहाँ जमा होना शुरू होंगे ना तो गोल्जी बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर गोल्जी की एक फेस फॉर्मिंग बन जाएगी जहाँ पे मजीद वेसिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं, और न्यू बॉर्न इन्हीं से जो पहले वेसिकल होंगे वही न्यू बॉर्न होंगे। जब नया सेल बनता है ना तो यहीं से वेसिकल जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर्मिंग फेस आउटर फेस है जहाँ पे नए वेसिकल आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब क्या होगा? अब मैं आपको गोल्जी अपरेटस के फंक्शन बताने लगा हूँ। गोल्जी अपरेटस के बच्चों दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है जी प्रोटीन जो इस तक आई है उसकी पैकिंग करना, और दूसरा फंक्शन है जो इस तक प्रोडक्ट आई है उसकी प्रोसेसिंग करना। तो हम पहले फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, पैकिंग कैसे करेगा। चेक करें, ये जो थैली आई है ये अपने साथ क्या लेकर आई है बच्चों? प्रोटीन लेकर आई है। ये प्रोटीन गोल्जी की मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाएगी। प्रोटीन कहाँ दाखिल होगी? गोल्जी की मेम्ब्रेन के अंदर। जब ये गोल्जी की मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होती है तो गोल्जी की मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रोटीन को पैक कर दिया जाता है, इसकी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर दी जाती है, इसकी पैकिंग शैकिंग, क्योंकि इसको जो है ना वो आगे भेजना होता है ना सेल के बाहर, तो इसकी जो है वो पैकिंग शैकिंग कर दी जाती है। जब इसकी पैकिंग शैकिंग हो जाती है तो ये दूसरे मैच्योरिंग फेज से एक बर्ड की फॉर्म में बाहर निकलती है। अब ये जो बर्ड बाहर निकला है ये भी बर्ड ऑफ हुआ है। इस वेसिकल को हम सिक्रीटरी वेसिकल का नाम देंगे, सिक्रीटरी वेसिकल। इस तरह कई सिक्रीटरी वेसिकल जो है वो इस साइड से बाहर निकल रहे हैं। अब ये वेसिकल्स और ये सारी मेम्ब्रेन्स मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। सिस्टर्नी, ये एक आपके पास इक्वेशन आ गई, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स, इन दोनों को मिला के हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू सिस्टर्नी की ये सारी मेम्ब्रेन्स और साथ में जो वेसिकल बाहर आ रहे हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स, इनको मिलाएंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो प्रोटीन कहाँ है इस वक्त? प्रोटीन इस वक्त कहाँ है? प्रोटीन इस वक्त इस सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर मौजूद है। प्रोटीन कहाँ पर है? अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि सिक्रीटरी ग्रैनुल्स बन गए। सिक्रीटरी जो ग्रैनुल्स हैं इनको सिक्रीटरी ग्रैनुल्स या सिक्रीटरी वेसिकल क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने इस प्रोटीन को क्या करना है, यहीं से अगर मैं आपको आगे लेके जाऊं तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वाली वेसिकल फ्यूज होगी और प्रोटीन को सेल से बाहर सिक्रीट कर देगी, सेल से बाहर सिक्रीट कर देगी। इस वेसिकल ने चूंकि सिक्रीशन का काम किया, दैट इज वाई इस वेसिकल का ग्रैनुल का नाम क्या रख दिया? सिक्रीटरी वेसिकल या सिक्रीटरी ग्रैनुल। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं, पाथवे क्या बना प्रोटीन का एक्सपोर्ट तक? मैंने एक्सपोर्ट कर दी, प्रोटीन सेल के बाहर भेज दी। अब आप देखें प्रोटीन बनी कहां पे थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ऐसे ही है ना, राइबोसोम ने बनाई। उसके बाद कहाँ गई प्रोटीन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गई। ट्रांसपोर्ट किसने करना? स्मूथ ने करना है। स्मूथ से क्या निकला? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रोटीन को कहाँ ले गया? गोल्जी के पास। कहाँ ले गया बच्चों? गोल्जी के पास। गोल्जी की फॉर्मिंग फेज पे जाके इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने प्रोटीन गोल्जी के हवाले कर दी। तो गोल्जी ने उस प्रोटीन को पैक कर दिया अच्छी तरह, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। गिफ्ट देने से पहले, कहीं बाहर भेजने से पहले पैकिंग होती है। पैकिंग कर दी। पैकिंग के बाद उसकी दूसरी फेज जो है मैच्योरिंग फेज, जिसको ट्रांस फेज भी कहते हैं, उस फेज से एक और ग्रैनुल बड ऑफ होता है। बड ऑफ का मतलब बड बन के, थैली बन के बाहर निकलता है, और ये बड जो है, ये बड सिक्रीटरी वेसिकल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर अब जो प्रोटीन मौजूद है वो फाइनल फिनिश्ड प्रोटीन है, पैक हुई हुई प्रोटीन है। अब चूंकि ये वाली फिनिश या पैक हुई हुई प्रोटीन ने सिक्रीट होना है सेल के बाहर, इस वेसिकल का नाम क्या रख दिया? सिक्रीटरी वेसिकल। सो गोल्जी के बाद प्रोटीन कहाँ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन तक जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन से फिर वो कहाँ जाएगी? आउट ऑफ द सेल सिक्रीट हो जाएगी। ओके, तो फाइनली
हमारी जो प्रोटीन थी वो सेल से बाहर सिक्रीट हो गई। अब वहाँ जाके क्या करेगी, जहाँ जहाँ प्रोटीन का काम है वो अपना काम करेगी। प्रोटीन आपको पता फंक्शंस प्ले करती है, बड़े बड़े जो है वो प्रोटीन है, बड़े बड़े फंक्शंस है प्रोटीन के। लेकिन प्रोटीन बनकर कहाँ से आई? हम सब कह रहे हैं प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम कहाँ पर हैं? देखें राइबोसोम कहाँ पर हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। प्रोटीन चैनल के जरिए मेम्ब्रेन में एंटर हो गई, फिर इधर स्टोर हुई, स्टोर होने के बाद एक्सपोर्ट होने लगी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बर्ड ऑफ होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल का काम बताएं। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल हेयर? एमसीक्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल? यहां मैं लिख रहा हूं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने क्या करना है? RER से SER तक प्रोटीन को पहुंचाना है, या ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने SER से RER तक प्रोटीन को पहुंचाना है, या ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने SER से प्रोटीन को गोल्जी तक पहुंचाना है, या उसने गोल्जी से प्रोटीन को एक्सपोर्ट बाहर कर देना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। बताएं ट्रांसपोर्ट वेसिकल का फंक्शन इनमें से क्या है? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने प्रोटीन को RER से SER तक लेके जाना है, SER से RER तक लेके जाना है, या SER से गोल्जी तक लेके जाना है, या गोल्जी से एक्सपोर्ट करना है, बाहर लेके जाना है। तो बताएं ट्रांसपोर्ट जो वेसिकल है वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या करेगा? SER टू गोल्जी। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है जी? C ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट वेसिकल SER से गोल्जी तक लेकर जाएगा। अब एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन, सिक्रीटरी वेसिकल क्या करेगा? इन्हीं ऑप्शंस में से बताएं, सिक्रीटरी वेसिकल इन चारों में से कौन सा काम करेगा? हाँ जी बच्चों, सिक्रीटरी वेसिकल इन चारों में से कौन सा काम करेगा? वेरी गुड, जल्दी से। तो सिक्रीटरी वेसिकल क्या करेगा? वेरी गुड, सिक्रीटरी वेसिकल इसी पैक हुई हुई प्रोटीन को गोल्जी की मैच्योरिंग फेज से लेकर सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा। सेल को भी अगर प्रोटीन चाहिए तो वहाँ भी ये दे सकता है, और अगर सेल के बाहर प्रोटीन भेजनी है तो सिक्रीटरी वेसिकल इस प्रोटीन को सेल से बाहर भेज कर आएगा, मेम्ब्रेन तक छोड़ कर आएगा। तो सिक्रीटरी वेसिकल क्या करेगा? मेम्ब्रेन तक छोड़ कर आएगा। किसको? प्रोटीन को। ओके हो गया, वेरी गुड। अब यहीं से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं। मेरा ख्याल आप सबको सारी बातें समझ आ गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से मैं इसको थोड़ा सा रेस कर रहा हूं। ये सारा कुछ थोड़ा सा मैं रेस कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट इसी के साथ ही एक टॉपिक और समझा देते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा कि ये क्या हुआ जी, ये वही हुआ जिसको होना चाहिए था। लें जी, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। हम थोड़ा सा फिर से पीछे चले जाते हैं, हम चले जाते हैं जी प्रोटीन पर। आपको पता है ना प्रोटीन एंजाइम भी होते हैं। पहले तो ये बात कंफर्म कर लें कि आपको पता है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगर एंजाइम की फॉर्मेशन की बात करें, किसकी बात करें? एंजाइम की फॉर्मेशन। तो एंजाइम राइबोसोम बनाएंगे, यू नो और डोंट नो। हर सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, तो सेल एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? बेटा सेल के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर सेल के बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बाहर तो काम करना है ना प्रोटीन ने। अच्छा जी, तो एंजाइम प्रोटीन है। अब एंजाइम के वाले से देखें ये चलेगा क्या आपके साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम बना दिए, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है। प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई, इधर एंजाइम बन गए।
और एंजाइम पता ना क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को तेज़ करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं। अब ये एंजाइम इधर से स्टोर होने के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में बच्चों एंजाइम्स हैं। पहले मैंने प्रोटीन कहा ना, मैं कह रहा हूँ एंजाइम है, एंजाइम भी तो प्रोटीन होती है। इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में क्या स्टूडेंट्स बोले, एंजाइम है। और एंजाइम गोल्जी के हवाले कर दिए इसने, ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने एंजाइम किसके हवाले कर दिए, गोल्जी के हवाले कर दिए। गोल्जी क्या करेगा इनके साथ, दो काम करेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया, पैकिंग करेगा और नंबर 2 प्रोसेसिंग करेगा, फाइनल प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर हो सकता है वो फोल्डिंग कर दे उसकी, पता ना फोल्डिंग होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, तो एंजाइम को टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करेगा ना। आपको पता है एंजाइम ग्लोबुलर हैं, तो एंजाइम की चेन सीधी नहीं होती, ग्लोबुलर होती है, तो वो उसको फोल्ड करेगा। या सम टाइम कुछ प्रोटीन की कॉन्जुगेशन भी कर देता है, कॉन्जुगेशन का मतलब है प्रोटीन गोल्जी लेता है, उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवा के ग्लाइको प्रोटीन बना देता है। यह काम गोल्जी ही करता है, प्रोसेसिंग है ना, मॉडिफिकेशन है। तो प्रोटीन दी ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने, गोल्जी ने उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को रिएक्शन करवा के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह अगर ये लिपिड का मॉलिक्यूल गया था यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए, तो फिर क्या हुआ, तो उसने लिपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवा के ग्लाइकोलिपिड बना दिया। सो वो एक बात की बात है। हम आते हैं वापस एंजाइम पे। एंजाइम को गोल्जी क्या कर रहा है यहाँ पे, पैकिंग भी कर रहा है और मॉडिफिकेशन, फाइनल एंजाइम तैयार करवा दिया। एंजाइम जैसे ही तैयार हुआ स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ से सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में बर्ड ऑफ होगा। ये सिक्रीटरी वेसिकल है, इसके अंदर अब फाइनल एंजाइम्स हैं। अगर ये एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, कौन से हैं जी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज वगैरह, अब इसको हम लाइसोसोम का नाम देंगे, इसी ग्रेन्यूल को लाइसोसोम का नाम देंगे। जो गोल्जी से बर्ड ऑफ होके निकलते हैं उन लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। जो अभी अभी बर्ड ऑफ होकर निकले हैं और उनके अंदर क्या मौजूद है, दे कंटेन, बल्कि स्टोर लिखें, दे हैव स्टोर्ड एंजाइम्स। अगर वही ग्रेन्यूल्स एंजाइम्स रखते हैं अपने अंदर, डाइजेशन वाले एंजाइम रखते हैं, तो उसी सिक्रीटरी वेसिकल का नाम इस वक्त क्या बन जाएगा, लाइसोसोम। तो इस वक्त ये लाइसोसोम है, और ये कौन सा लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम है, जो अभी अभी गोल्जी से बर्ड ऑफ हुआ है। और ये क्या होता है, गोल्जी से बर्ड ऑफ होकर बनता है। ओके हो गया। इसका मतलब सिक्रीटरी वेसिकल्स ही अगर उस अपने अंदर एंजाइम वगैरह रखते हैं तो वो बाहर नहीं जा रहे, वो इधर ही हैं। बाहर भी एंजाइम भेजते हैं सम टाइम लाइसोसोम, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए ग्रेन्यूल्स बाहर जाते हैं, लेकिन अगर अंदर ही हैं तो वो प्राइमरी लाइसोसोम है। और अब ये क्या काम करेंगे आपको पता है। इसी तरह आपने गोल्जी के अंदर पढ़ा कि वो जो पैंक्रियाटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स भी गोल्जी बनाता है। ये आपकी बुक की लाइन है, याद है, आपकी बुक में लिखा हुआ गोल्जी के फंक्शन के अंदर के जो पैंक्रियाज ग्रेन्यूल बनाता है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके अंदर, वो ग्रेन्यूल भी गोल्जी बनाता है। सो लाइसोसोम इज अ ग्रेन्यूल, एक थैली है और उस थैली के अंदर क्या मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये काम क्या करेगा, इसका फंक्शन चेक कर लेते हैं। फंक्शन प्ले करने के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। सेकेंडरी लाइसोसोम दो तरीके से बनता है, एक बनता है जी डाइजेस्टिव वैक्यूल की फॉर्म में, डाइजेस्टिव वैक्यूल की शक्ल में, और दूसरा बनता है ऑटोफैगोसोम की शक्ल में। हम दोनों को चेक कर लेते हैं। ये हमारा इस वक्त प्राइमरी लाइसोसोम तैयार है, दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। फूड पार्टिकल बाहर से एंटर होता है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, और वो एक
फूड वैक्यूल की शक्ल में इसके पास आता है। ये फूड वैक्यूल और ये प्राइमरी लाइसोसोम आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होकर जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो उस फूड पार्टिकल की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। इस तरह के वैक्यूल को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल का नाम देते हैं और ये अब सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सो सेकेंडरी लाइसोसोम उस टाइम कहते हैं जब प्राइमरी डाइजेशन स्टार्ट कर दे, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दे। और ये क्या था जी? ये फूड वैक्यूल था। ये कौन था जी? जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाए तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। उसकी एग्जाम्पल क्या है जी? डाइजेस्टिव वैक्यूल। इसी तरह ये इसकी अब क्या कर देगा? डाइजेशन तोड़ फोड़ कर दीजिए। अब ये सारी जो फूड थी वो ब्रेक डाउन हो गई। कैसे की? प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम थे, उन्होंने इसकी तोड़ फोड़ कर दी। तोड़ फोड़ करके ये प्रोडक्ट सेल के हवाले कर दी। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, यही वाला लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम सेल के अंदर मौजूद किसी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज़ कर जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया अब काम का नहीं रहा। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखें इसका फ्यूज़ कर गया। अब ये काम का नहीं था ना, इसको ख़त्म करना था, तोड़ देना था। इसके साथ फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ होने के बाद इसको भी उसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये जो है ऑटोफैगोसोम बन गया। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ऑटोफैगी। इसका मतलब प्राइमरी लाइसोसोम ने 2 तरीके की डाइजेशन की यहाँ पे। एक उसके की जो बाहर से आ रहा है फूड वैक्यूल, उसको फैगोसाइटोसिस कहा था हमने कल। और एक अपने ही अंदर मौजूद जो गलत मलत से पार्ट्स थे जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पकड़ के तोड़ दिया। इस प्रोसेस का नाम क्या रखा? ऑटोफैगी। सेल्फ ईटिंग, अपने ही स्ट्रक्चर्स को पकड़ कर खा रहा है ये। इसको खाने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो सेल को तकसीम कर देगा। ठीक है। तो जो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स के साथ जब फ्यूजन होगी तब भी सेकेंडरी बनेगा ही तब। ये एक वर्ड लिख लें, जब फ्यूजन होगी, प्राइमरी की किसी के साथ फ्यूजन होगी, फ्यूजन के बाद डाइजेशन हो जाएगी, सिर्फ उस वक्त जो है ना ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। यानी ये अगर प्राइमरी है, प्राइमरी जब तक फ्यूज नहीं हुआ तब तक प्राइमरी है। जैसे ही वो फूड वैक्यूल के साथ या किसी स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज हो गया, मिल गया, उसको मारने के लिए, किल करने के लिए। और इसके अंदर पीएच भी आपको पता ना एंजाइम्स के मुताबिक होती है, लो पीएच होती है, ताकि वो अच्छी तरह उसकी डाइजेशन कर सके। तो जब वो फ्यूज हो गया तब वो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा। इसका मतलब ये सारा एक सीक्वेंस था। वो एंजाइम RER पे तैयार हुआ, एंजाइम SER पे गया, एंजाइम ट्रांसपोर्ट वेजिकल से गोल्जी पे गया, एंजाइम पैक हुआ, मॉडिफाई हुआ, फिर एंजाइम बर्ड ऑफ हुआ सिक्रीटरी की ग्रेनुल की फॉर्म में। वही जो बर्ड ऑफ हुई थैली थी, वही थैली लाइसोसोम थी प्राइमरी। और वो सेकेंडरी कब बनी? जब वो किसी के साथ फ्यूज हो गया। तो फ्यूज या तो वो फूड वैक्यूल के साथ होता है, डाइजेस्टिव वैक्यूल बना देता है, या वो अपने ही किसी स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज होकर ऑटोफैगोसोम बनाता है, ऑटोफैगी करने के लिए, सेल्फ ईटिंग करने के लिए। सो दोनों जो प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, वो किसके हैं? लाइसोसोम के। अगर ये लाइसोसोम के अंदर मौजूद एंजाइम्स की कमी हो जाए तो आपने पढ़ा है लाइसोसोम के एंजाइम की कमी होने से कॉन्जेनिटल स्टोरेज डिजीजेज होती हैं, जिनके 2 नाम हैं, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। बताएं, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 किसके अकोमोलेशन से होती है और टे सैक डिजीज किसकी अकोमोलेशन से होती है? अकोमोलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि उनको तोड़ने वाला एंजाइम लाइसोसोम के पास नहीं है। एंजाइम होता तो ब्रेकडाउन हो जाती, एंजाइम नहीं हुआ तो ब्रेकडाउन नहीं हुई, वो जमा होते गए और उन्होंने बीमारी पैदा कर दी। उन बीमारियों में बताएं, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और टे सैक में कौन होता है? जब कोई फूड वैक्यूल आएगा, न्यू लाइसोसोम बनेगा। देखिए लाइसोसोम तो बनते चले जा रहे हैं, फूड भी आता जा रहा है, ये काम कॉन्टीन्यूअस है, स्टेप वाइज थोड़ी है, कॉन्टीन्यूअस है, होता चला जा रहा है काम। ठीक है। पीएच लो होती है, एसिडिक होती है, क्योंकि हर एंजाइम की अपनी पीएच है, वो एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर एसिडिक होती है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है एंजाइम कौन सा है। ये चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है, हर एंजाइम की अपनी ऑप्टिमम पीएच होती है। अब चूंकि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है तो एंजाइम्स अपनी ऑप्टिमम पीएच पे काम करेंगे। लिपिड अकोमुलेशन किसमें होती है जी? टे सैक डिजीज में, ब्रेन के अंदर, क्योंकि लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम लाइसोसोम के पास नहीं है। और ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 के अंदर ग्लाइकोजन अकोमुलेट होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम किसके पास नहीं है?
लाइसोसोम के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राइबोसोम ने बना के नहीं दिया। क्यों नहीं बनाया? उसकी लंबी डिटेल है, उसके पीछे हो सकता है जेनेटिक कॉज हो सकता है प्रोटीन बनाने वाली जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक ना काम कर रही हो। सो लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, एग्जाम्पल लिखी है बुक में। अगर वो एंजाइम नहीं होंगे तो जिसकी ब्रेक डाउन करनी थी उसकी ब्रेक डाउन, फॉर एग्जाम्पल बाहर से ग्लाइकोजन आया है फूड वैक्यूल की फॉर्म में, अगर ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है तो ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा और वो लिवर के अंदर मसल्स के अंदर अकोमोलेट होता चला जाएगा, क्योंकि वहीं पे ही ग्लाइकोजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसका मतलब लाइसोसोम आपको समझ आ गया, फंक्शन समझ आ गए, बनते कैसे हैं, गोल्जी से बर्ड ऑफ हो गया। अब आपका टेस्ट लेते हैं जी।